नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं समझाऊंगा कि भारत, चीन और पाकिस्तान को स्वेच्छा से एक साझा सुरक्षा ढांचे में कैसे लाया जा सकता है। हाल ही में मुझे चीन में 12वें बीजिंग शांघ फोरम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां 18 सितंबर को एशिया प्रशांत सुरक्षा सहयोग पर मैंने उस क्षेत्र के एक प्रमुख मुद्दे पर बात की और मैंने भारत, चीन और पाकिस्तान पर अपने विचार रखे। अब इस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि मेरी बातचीत के कुछ मुख्य बिंदु हैं और साथ ही पिछले 10 दिनों में कुछ नए घटनाक्रम भी हुए हैं। तो मैं इन दोनों को मिलाकर अपने दर्शकों के सामने अपनी बात रखूंगा। अब मैं शुरुआत करता हूं एक कदम पीछे हटकर और पूरी तस्वीर को देखकर, और वह यह है कि आज अमेरिकी यह स्वीकार करते हैं कि 3 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, चीन और रूस। हालांकि सभी अमेरिकी बिना किसी अपवाद के मानते हैं कि इस सदी में अमेरिका चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में है। अब ये उनकी सोच है, ये ग्लोबल नॉर्थ की सोच है। लेकिन एक और सोच भी है, और वह सोच ये है कि अगर इसे प्रतिस्पर्धा कहा जाए तो अमेरिका चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है। अमेरिका उन ग्लोबल साउथ देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में है जिन्हें एक नए वैश्विक शासन प्रणाली का समर्थन प्राप्त है, जिसे 2 महाशक्तियां चीन और रूस समर्थन दे रही हैं, और दोनों ही मेज पर अपनी विशाल ताकतें लेकर आती हैं। तो जब हम इस प्रतिस्पर्धा को देखते हैं तो यह वास्तव में बहुत विशाल है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर इसे प्रतिस्पर्धा कहा जाए तो मेरी राय में अमेरिका के लिए इस प्रतिस्पर्धा को जीतना किसी भी तरह संभव नहीं है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आज दुनिया में निश्चित रूप से 2 पूरी तरह से अलग सोच या 2 पूरी तरह से अलग मानसिकताएं हैं, और हमें भारतीयों के रूप में यह समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें भारत को नए विश्व व्यवस्था में सही तरीके से आगे बढ़ाना है ताकि हमारे गरीब लोगों को मदद मिल सके। तो हम जानते हैं कि शीत युद्ध अमेरिका ने जीता था और वह शक्ति संतुलन की राजनीति पर आधारित था। क्यों? क्योंकि अमेरिका की विशाल सैन्य शक्ति के कारण यह सब पूर्ण सुरक्षा के बारे में था। यह एक शून्य योग खेल था जिसमें मेरी सुरक्षा आपकी सुरक्षा की कीमत पर हो सकती है। यह शीत युद्ध की सोच थी। फिर हमारे पास एक ध्रुवीय विश्व था जो 1991 में शुरू हुआ और 2012 तक चला, जब राष्ट्रपति ओबामा ने एशिया की ओर झुकाव का आदेश दिया। अब शक्ति संतुलन की राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि केवल एक ही वैश्विक महाशक्ति थी और वह थी अमेरिका। तो अमेरिकियों द्वारा बनाए गए नियमों और संस्थाओं के भीतर उन्होंने व्यापार के वैश्वीकरण की अनुमति दी, जब तक दुनिया बदल नहीं गई और अब यह एक बहुध्रुवीय विश्व बन गई है। लेकिन वह अमेरिकी सोच अभी भी बनी हुई है। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी अमेरिका को, माफ़ कीजिए, भारत को सार्वजनिक रूप से यह कहते हैं कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, रूस से हथियार खरीदना बंद कर दें, ईरान के साथ लेन देन करना बंद कर दें। तो ये वही मानसिकता है कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आप दूसरी तरफ, यानी दुश्मन के साथ हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, एक नई सोच भी आई है जिसके बारे में अमेरिकियों को और दुर्भाग्यवश भारतीयों को भी जानकारी नहीं है। और ये तब हुआ जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा रूस की, और यह मार्च 2013 में था। इसी दौरान शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अपने विचार और नए विश्व व्यवस्था के लिए अपनी दृष्टि साझा की। वे पूरी तरह से एकमत थे। और इसी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं प्रस्तुत की जिन्हें समझना आवश्यक है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नए प्रकार के बारे में बात की। क्यों? क्योंकि इन्हें भू राजनीति पर नहीं बल्कि भू अर्थशास्त्र पर आधारित होना चाहिए, जो कि अमेरिकी सोच के विपरीत है। और जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम व्यापार की बात कर रहे हैं, और व्यापार में यह महत्वपूर्ण है कि सभी देश, चाहे बड़े हों या छोटे, वे खुद तय कर सकें कि वे किस देश के साथ व्यापार करना चाहते हैं और किस देश के साथ नहीं करना चाहते।
दूसरे शब्दों में देशों के बीच समानता होनी चाहिए, आपसी सम्मान होना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र के तहत 193 देश हैं, बड़े और छोटे। तो बहुध्रुवीय विश्व की इस सोच में वास्तव में 193 ध्रुव हैं। यही है इस नए वैश्विक शासन प्रणाली की सोच, और इसी वजह से वैश्विक दक्षिण के देश, जो दुनिया का 80% है, इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे व्यापार चाहते हैं, वे विकास चाहते हैं, वे समृद्धि और प्रगति चाहते हैं। और हम जानते हैं कि आज चीन दुनिया का नंबर 1 विनिर्माण राष्ट्र है। चीनियों ने व्यापार, संपर्क और विकास का निर्माण किया है। उन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में बहुत कुछ किया है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों, मध्य पूर्व और पूरे यूरेशिया में भी। तो ये सब कुछ है जो वे अब तक कर पाए हैं। अब जहां तक भारत और पाकिस्तान का सवाल है, दोनों ने उपनिवेशवादी मानसिकता को विरासत में पाया है, जो वास्तव में अमेरिकियों और वैश्विक उत्तर के साथ मेल खाती है। तो वे इससे खुश हैं, सिवाय इसके कि अब पाकिस्तान में बदलाव आया है। कैसे, मैं थोड़ी देर में उस पर आता हूं। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, मैंने आज तक किसी भी भारतीय विश्लेषक को दुनिया में किसी अन्य सोच के बारे में बात करते नहीं सुना है। वे केवल जीरो सम गेम की बात करते हैं। यही वजह है कि हाल ही में मैंने विदेश मंत्री जयशंकर को यह कहते सुना कि आज भारत ऐसी स्थिति में है कि वह यूरोप के साथ व्यापार कर सकता है, जो एक ध्रुव पोल्ड है। तो जयशंकर की सोच में बहुध्रुवीय दुनिया में कुछ निश्चित ध्रुव या शक्ति केंद्र या कुछ ब्लॉक होते हैं। वह यह नहीं मानते कि सभी 193 देश अपने आप में पावर सेंटर पोल हो सकते हैं। तो ये एक अलग सोच है। अब जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत सुधार किए हैं, और ये मुख्य रूप से चीन की वजह से हुआ है। पाकिस्तान ने 2015 में सीपीकी में शामिल हुआ, और 2019 में पाकिस्तान के लिए चीजें तब बदलीं जब भारत ने जम्मू और कश्मीर से 370 हटा दिया। अब यही वह समय था जब पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व चीन गई थी, ताकि इस मुद्दे पर उनसे चर्चा कर सके। और वहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व से कहा, 2 चीजों पर ध्यान दो, विकास और प्रगति, कनेक्टिविटी पर ध्यान दो, और डिटरेंस, निवारण पर ध्यान दो। और उन्होंने दोनों ही किया। यही वजह है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पेश की, जिसमें मुख्य फोकस विकास, कनेक्टिविटी और मानव कारक पर है। यह नीति देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पाकिस्तान के बारे में है। अब जब हम व्यापार और विकास की बात कर रहे हैं, तो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो इसकी बुनियाद है, वह है शांति। लेकिन शांति को ही केंद्र में नहीं रखा जा सकता। शांति वास्तव में होनी चाहिए, ताकि विकास करना पूरी तरह से संभव हो सके। यह अत्यंत आवश्यक है। अब जब हम इस पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, तो हमें चीन में 1 सितंबर को आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में बात करनी चाहिए। ये एक बड़ा आयोजन था। यह अब तक का सबसे बड़ा एससीओ था भागीदारी के लिहाज से। अब इससे पहले कि मैं यहाँ क्या हुआ उसके बारे में बात करूं, और यहाँ कई महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, ये समझना ज़रूरी है कि जिस नए वैश्विक शासन प्रणाली की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 2 संस्थाएं बनाई गई हैं, ताकि अमेरिका की 2 ताकतों का मुकाबला किया जा सके, उन्हें निष्क्रिय किया जा सके या उनका प्रभाव कम किया जा सके। एक है एससीओ। एससीओ अपनी नई अविभाज्य सुरक्षा की अवधारणा के माध्यम से अमेरिकी सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के लिए बनाई गई है, जहां बात होती है पूर्ण सुरक्षा की, जिसकी वजह से आज अमेरिका के लगभग 800 सैन्य अड्डे दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो वह है एससीओ। इसका फोकस अविभाज्य सुरक्षा पर है। और दूसरी संस्था है ब्रिक्स, जहां चुनौती यह है कि अमेरिकी डॉलर की सर्वोच्चता का मुकाबला कैसे किया जाए। और यहाँ जो किया जा रहा है, जिसे हम डॉलर विमुद्रीकरण कहते हैं, वह वास्तव में तुरंत डॉलर का विकल्प नहीं है, बल्कि डॉलर को धीरे धीरे हटाना है और नए भुगतान प्रणालियों की ओर देखना है। और यहाँ जो दूसरी बात हुई वह यह थी कि यह तय किया गया कि एससीओ का भी अपना एक विकास बैंक होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे ब्रिक्स का अपना विकास बैंक है, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है।
और तीसरी बात यह थी कि एक 10 वर्षीय विकास योजना की घोषणा की गई कि इसे बनाया जाएगा। अब यही मुख्य बात है, अगर ये दोनों संस्थाएं एससीओ और ब्रिक्स अपने अपने विकास बैंक रखने वाली हैं और अगले 10 वर्षों के लिए एक साझा विकास मार्ग, एक रणनीति अपनाने वाली हैं, तो फिर दो संस्थाएं क्यों होनी चाहिए? दोनों को एक में क्यों ना मिला दिया जाए? और यही बात मैंने अपनी चीन में हुई बातचीत में कही थी। मैंने कहा शायद इन दोनों को मिलाने की ज़रूरत है, और जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों के पास अलग अलग 10 स्थायी सदस्य हैं, तो उन 10 स्थायी सदस्यों को उस एक संस्था के स्थायी सदस्य बन जाना चाहिए जो इन दोनों से मिलकर बनाई जाए। ये मेरा सुझाव था। और बाद में मेरी बात के बाद दो वरिष्ठ चीनी विश्लेषकों ने मुझे बताया कि हाँ, चीनी लोगों के बीच इन दोनों संस्थाओं को मिलाने का विचार वास्तव में था। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि यह सब भारत में किया जा सकता है। क्यों भारत? क्योंकि 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और भारत को अपनी विदेश नीति में एक बड़ा झटका लगा है। यह कोई रहस्य नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की विदेश नीति, भारत के नेतृत्व का खुलेआम मजाक उड़ाया है, उसकी आलोचना की है। और यही कारण है कि अब विदेश मंत्री जयशंकर बार बार कह रहे हैं कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा। हमारे पास रणनीतिक स्वायत्तता है। जैसा कि मैंने कहा, उनकी रणनीतिक स्वायत्तता की सोच उस नई वैश्विक शासन प्रणाली की रणनीतिक स्वायत्तता से अलग है, जहां हर देश को रणनीतिक स्वायत्तता होनी चाहिए अगर वे भू अर्थशास्त्र में विश्वास करते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ वे रणनीतिक स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, और यही कारण है कि सबसे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी, भले ही भारत और चीन के संबंध सामान्य न हो, फिर भी वे 1 सितंबर को चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए। और तस्वीरों में यह दृश्य खूब दिखाया गया जिसमें मोदी, शी और पुतिन एक साथ नजर आ रहे थे, जिससे यह संदेश गया कि दोनों देशों के बीच मेल मिलाप हो रहा है। और यह सब राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत के बारे में की जा रही नकारात्मक बातों के कारण हो रहा है। खैर, ऐसा नहीं था। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में भी कहा था, मोदी जी की यात्रा एक सामरिक पुनर्संयोजन थी जिसका मुख्य उद्देश्य चीन का समर्थन प्राप्त करना था, जो कि भारत की अपनी अध्यक्षता की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है, जो 2026 में यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के पास होगी। रूस और चीन के पूर्ण समर्थन के बिना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता सफल नहीं हो सकती। लेकिन हाल ही में हमने यह भी देखा है, जयशंकर ने कुछ ब्रिक्स देशों के साथ एक बैठक की और उन्होंने कुछ ग्लोबल साउथ देशों के साथ भी एक और बैठक की। तो एक प्रयास किया जा रहा है दिखाने का, मैं जानबूझकर दिखाने शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि भारत वास्तव में ब्रिक्स के साथ उतना ही है जितना कि वह अमेरिकियों के साथ है। लेकिन निश्चित रूप से सच्चाई कुछ और है, क्योंकि भारत पहले ही अमेरिका के साथ मिशन 500 पर हस्ताक्षर कर चुका है। और ये 13 फरवरी की बात है, इस साल के उस बयान की जिस पर हस्ताक्षर हुए थे जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस गए थे। अब मैं यहाँ भारत अमेरिका संबंधों पर बात करने नहीं आया हूँ। मुद्दा ये है कि भारत पूरी तरह से अब अमेरिकियों के साथ है। इस बात पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन वह दुनिया को यह भी दिखाना चाहता है कि उसके पास रणनीतिक स्वायत्तता है और वह एक सफल ब्रिक्स कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अब ये एक अवसर है। अगर ब्रिक्स को सफल होना है, और सफलता का एक मतलब ये है कि भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंत में एक सार्थक संयुक्त बयान आना चाहिए, तो दोनों देशों चीन और रूस को इस मुद्दे पर भारतीयों से और अधिक बातचीत करनी चाहिए, जिसे मैं अभी प्रस्तावित करना चाहता हूं। और वैसे भी हम जानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में भारत आ रहे हैं। शायद वह सही अवसर हो सकता है। तो जो 3 बातें मैंने प्रस्तावित की हैं, उन्हें घोषित किया जाना चाहिए। जैसे एससीओ में बड़े ऐलान किए गए थे, वैसे ही ब्रिक्स में भी भारत में बड़े ऐलान होने चाहिए, और उनमें ब्रिक्स और एससीओ के स्थायी सदस्यों का विलय होना चाहिए, या फिर अगले संस्थान में, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उनमें से किसी एक को स्थायी सदस्य होना चाहिए। और तीसरी और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक होता यह है कि भारत हमेशा, उदाहरण के लिए एससीओ में, इस बात पर जोर देता है कि केवल सामान्य मुद्दों पर ही चर्चा होनी चाहिए।
मुझे लगता है कि यह स्पष्ट रूप से तय किया जाना चाहिए कि यहाँ तक कि उन देशों की समस्याएं या हॉटस्पॉट्स जो नए संस्थान के सदस्य हैं, उन पर भी चर्चा की जानी चाहिए, चाहे जिस भी प्रारूप में देशों को उपयुक्त लगे। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, शांति, व्यापार, विकास और कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी है। अब यह आसान नहीं होगा, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि भारत ने अमेरिका में बहुत निवेश किया है। लेकिन बात यह है कि किसी को, भारत में किसी सरकार को एक साहसिक कदम उठाना होगा। तो सुझाव ये है कि भारत की इन रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए रूस, जो एक भरोसेमंद देश है, की ओर क्यों न देखा जाए, और गैर रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए चीन की ओर क्यों न देखा जाए। तो यहाँ एक मामला बनता है कि ट्रंप ने भारत के साथ जैसा व्यवहार किया है, उसके बाद भारत को अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाना चाहिए और भारत, चीन और पाकिस्तान की एक स्वैच्छिक सुरक्षा संरचना बनाने का भी एक मामला बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।